ये सो नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिनपिंग परेशान है इस वक्त। भारत ने एक बम फोड़ दिया है, एक बड़ा धमाका किया है, जिस धमाके के बाद से जिनपिंग बेचैन है। तस्वीर अब मैं आपको उस धमाके की दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल को देखकर जिनपिंग परेशान हो गए। जिनपिंग इस मिसाइल को देखने के बाद एक जासूस भेज दिया, भारत की तरफ एक जासूस भेजा है। ये मिसाइल देखने के बाद जैसे ही भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किया, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए जरा, जो जिनपिंग ने जासूस भेजा है उस पर ये रिपोर्ट देखिए। Three, two, one. हिंदुस्तान की इस मिसाइल की धमक ने चीन की नींद उड़ा दी है। भारत की बढ़ती ताकत से जिनपिंग सो नहीं पा रहे, इसलिए चीन ने एक जासूस भारत की तरफ भेज दिया है। भारत की जासूसी के लिए जिनपिंग का यह खबरी निकल चुका है और रास्ते में है। भारत की सैन्य ताकत पर नजर रखने के लिए जिनपिंग ने इस जासूस को भारत की तरफ भेजा है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल जिसका परीक्षण किया है भारत ने, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है वो बैलिस्टिक मिसाइल जिससे चीन परेशान है। जिनपिंग ने जासूस भेज दिया है जासूसी करने के लिए। आइए अब आपको बताते हैं इसकी ताकत क्या है। इसकी ताकत इतनी है कि जिनपिंग परेशान हो गए हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मिसाइल, ये देखिए, ये फायर हुई मिसाइल, ये है इसकी ताकत। ये भारत में बनी है, हिंदुस्तान में बनी मिसाइल है। ये देखिए फायर हुई, फिर से हिंदुस्तान में बनी मिसाइल है। इसका धमाका, इसकी धमक इतनी है जो चीन तक आवाज जा रही है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है और लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, यानी अगर ऊपर एक दूसरी मिसाइल दिखाई देगी, ये उसे पकड़ लेगी और वहीं मार गिराएगी। यह है ताकत। मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को भी गिरा देगी आसमान में। यह बनी है भारत में। 5000 किलोमीटर दूर से ही ट्रैकिंग संभव है। सोचिए, 5000 दूर भी अगर कोई मिसाइल होगी, उसे ट्रैक कर लेगी और वहां जाकर आसमान में मार गिराएगी। लड़ाकू विमान को भी गिरा सकती है। चीन का अगर फाइटर आ रहा है, उसे भी आसमान में मार गिराएगी ये मिसाइल। अलग अलग खुफिया जगहों पर इसे तैनात किया जाएगा और यह मिसाइल सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है। देखिए कैसे फायर होती है यह मिसाइल, किस तरह से लॉन्चर के जरिए फायर होती है। फेज 2 का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारत की मिसाइल से चीन डर गया है। जासूसी के लिए चीन ने एक जहाज भेज दिया है। जहाज, जासूसी के लिए जहाज भेजा है और यह जो जहाज है, यह जहाज हिंद महासागर तक पहुंचने वाला है। खबर यह है हिंद महासागर पहुंचा है यह जासूसी जहाज। आइए मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए यह जहाज कहां पहुंचा है। मैप आपके सामने आ गया। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, यह जहाज बाली तट से चला है, इंडोनेशिया से चला है भारत की तरफ और हिंद महासागर की तरफ चला है। जासूसी के लिए यह जहाज पहुंचा है। आइए मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। तस्वीर दिखाता हूं इस जहाज की, जो चीन का जासूसी जहाज है। यह है वो जासूसी जहाज जो चीन ने भेजा है। यह जहाज हिंद महासागर पहुंच चुका है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसकी तस्वीर को। यह जासूसी जहाज, इस जासूसी जहाज से चीन आखिर क्या करेगा, चीन की तैयारी क्या है, आखिर यह कैसे चीन को भारत की हर गतिविधि के बारे में बताएगा, यह मैं आपको बताता हूं। आइए इसकी खासियत क्या है यह आपको बताने जा रहा हूं। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। क्यों, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यह क्या करेगा। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये है वो जासूसी युद्धपोत, ये है वो जासूसी जहाज जिस पर आप जिनपिंग जिस पर नजर आ रहे हैं आपको। डरपोक चीन ने ये जासूसी जहाज भेजा है। हिंद महासागर में घुसा है ये जहाज और मरीन ट्रैफिक ने खुफिया जानकारी दी है इसके लिए। जासूसी जहाज में बड़े बड़े एंटीना लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं। ये भारत की तरफ आ रहा है। अत्याधुनिक निगरानी उपकरण भी इसमें लगे हुए भारत की जासूसी करने के लिए। ये क्या करेगा, सैटेलाइट गतिविधि ट्रैक करेगा। ये जो जहाज है चीन ने भेजा है भारत की जासूसी के लिए, 400
चीनी सेना के जवान भी इसमें तैनात हैं। मिसाइल की जानकारी चुराना चाहता है दरअसल चीन कि आखिर मिसाइल की तीव्रता कितनी थी, मिसाइल कितनी दूर मार करेगी, मिसाइल कितना नुकसान करेगी, यह सारा आकलन इस जासूसी जहाज से चीन करना चाहता है। 3 महीने में चीन का यह दूसरा जासूसी जहाज है जो भारत के नजदीक पहुंचने वाला है। अगस्त में भी आपको याद होगा जासूसी कर रहा था चीन, इसी तरह का जहाज भेजा था, श्रीलंका में तैनात किया था वो जासूसी जहाज अगस्त के महीने में, और हम्बनटोटा बंदरगाह पर युआन वांग 5 तैनात किया था चीन ने उस वक्त। और चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पर लिया हुआ है दरअसल, और यही वजह है श्रीलंका को कर्ज देकर 99 साल की लीज पर ले लिया भारत के नजदीक, जिससे भारत की जासूसी की जा सके। 700 मील दूर से हफ्ते तक जासूसी करने की कोशिश की थी चीन ने। आइए आपको दिखाते हैं युआन वांग 5, जो इससे पहले जासूसी जहाज चीन ने भेजा था, वो जहाज का तस्वीर अगर आपके पास है तो दिखाइए। आइए सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले सिन्हा साहब जरा बताइए चीन आखिर चाहता क्या है, चीन की चाल क्या है, ये जो जासूसी जहाज चीन ने भेजा है? देखिए 16 अगस्त से 22 अगस्त तक चाइना का एक स्पाइसशिप वांग 5 वो डॉक रहा हम्बनटोटा पोर्ट पे 6 दिन तक, जिसकी परमिशन श्रीलंका ने 13 अगस्त को दी थी। जैसे ही भारत को यह बात पता लगी थी तो भारत ने इसका अपोज किया था। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर में तो बे ऑफ बंगाल और जो हमारा अरेबियन सी है, तो इसके जो कोस्ट लाइन है, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे प्रोटेक्शन साइट हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं, हमारे लॉन्च पैड हैं, लॉन्चिंग स्टेशंस हैं। तो ये सर्विलेंस और उनके डाटा को इकट्ठा करने के लिए चाइना बहुत एक्टिव हो रहा है इंडियन ओशन रीजन के ऊपर में, हिंद महासागर क्षेत्र में। वो उसके ऊपर में हमें वेरी एग्रेसिव तरीके से और उसको हर एक फॉर्म में डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली, और उसको, और दूसरा जो हमारा दूसरे नेवी के साथ में उसी दौरान जब ये आते हैं तो हमें उनको एक जी शुक्रिया। इस बीच बड़ी खबर यह कि भारत जवाब देने वाला है चीन को। भारत ने तैयारी कर ली है। चीन ने अगर जासूसी जहाज भेजा है तो भारत भी अब जवाब देगा, फिर मिसाइल परीक्षण करेगा भारत। खबर यह है फिर मिसाइल परीक्षण करने वाला है भारत, और जो मिसाइल परीक्षण है बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जल्द से जल्द होगा। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। यह जो मिसाइल है, इस मिसाइल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से जवाब दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं भारतीय वॉरशिप, और इस वॉरशिप से ही भारत फिर से परीक्षण करने वाला है। और दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है चीनी जहाज भी समंदर में है, जासूसी जहाज। बंगाल की खाड़ी में तैयारी शुरू हो गई है, यहीं पर परीक्षण किया जाना है। आईएनएस अरिहंत से बाकायदा परीक्षण होगा। 10 और 11 नवंबर को मिसाइल टेस्ट होने वाला है, और भारत चीन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस वक्त भारतीय नौसेना की चीन पर नजर है, और गुप्त तरीके से परीक्षण करने की तैयारी कर ली गई है। नो फ्लाई जोन जारी कर दिया गया है, यानी जहां मिसाइल का परीक्षण किया जाता है तो मिसाइल आसमान में जाने के बाद समंदर में गिरती है, तो पहले से उस इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है। दूसरे देशों की आर्मी को भी, खासतौर पे नेवी को बताया जाता है कि यहां से ना गुजरे आप। श्रीलंका के कुछ क्षेत्र पर पाबंदी होगी इस दौरान, और इंडोनेशिया के कुछ इलाकों पर पाबंदी होगी। और चीन का जो जासूसी जहाज है यह इंडोनेशिया से ही चला है, यह सबसे बड़ी बात है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, इससे पहले भी चीन ने एक जासूसी जहाज भेजा था। यह आप देख रहे हैं, यह है युआन वांग 5। यह भी जासूसी जहाज है चीन का, इससे पहले भारत के नजदीक आया था। मकसद ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारे जो उपकरण देख रहे हैं, इससे निगरानी करता है, इससे जासूसी करता है चीन कि भारत में क्या हो रहा है, कौन सी मिसाइल टेस्ट हो रही है, उस मिसाइल की ताकत क्या है, यह करता है। लेकिन खबर इस बीच यह है कि चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। 1000 परमाणु, जी हां, चीन को लेकर अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा किया है। 1000 परमाणु बम बना रहा है चीन, और 1000 परमाणु बम का मतलब यह है कि चीन दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाएगा अगर 1000 परमाणु बम चीन ने बना लिए।
ये दावा अमेरिका कर रहा है कि चीन किस तरह से ताकत बढ़ा रहा है। ये देखिए जरा, कैम 1 काटिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, आज चीन के पास 350 परमाणु बम है, 350। और अब चीन अपनी ताकत और बढ़ाने वाला है, 1000 परमाणु बम बनाने वाला है। ये आप देख रहे हैं, ये जो परमाणु बम निकल रहे हैं, 1000 परमाणु बम ऐसे चीन बना लेगा। दशक के अंत तक बम बनाने की तैयारी है चीन की, जिसमें अमेरिकी परमाणु प्रोग्राम चीफ ने यह दावा किया है। और यह जो दावा है, यह बताता है एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने सतर्क किया है। इसे फास्ट मूव कीजिए प्लीज। चीन की रफ्तार अमेरिका से भी ज्यादा है, उनका कहना है। साथ ही साथ अमेरिका के पास 5500 परमाणु बम है, रूस के पास सबसे ज्यादा 6255 बम है, भारत के पास 156 परमाणु बम है। मिसाइल का जखीरा चीन बढ़ा रहा है, उसका मकसद है खुद को इतना ताकतवर बना लेना कि दुनिया उसके आगे ना ठहर सके। साइलो गोबी के रेगिस्तान में यह निर्माण चल रहा है जो चीन कर रहा है। आसानी से दागने वाली मिसाइल तैयार की जा रही है। चीन कैसे रॉकेट फोर्स तैयार करा, 2000 मिसाइल दागने के लिए चीन तैयार बैठा है और जमीन से हवा में यह मिसाइल मार करेंगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे एक रॉकेट फोर्स तैयार कर रहा है, यानी पूरी सेना, जो रॉकेट की सेना होगी वो चीन तैयार करने जा रहा है। उस सेना के बारे में आपको बताता हूं, वो सेना आखिर क्या करेगी। उससे पहले आपको बताता हूं, हमारे साथ के सिन्हा जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि आखिर चीन क्या करने वाला है। सिन्हा साहब जरा दर्शकों को बताइए, चीन की मंशा क्या है? 1000 परमाणु बम बनाने वाला है, अमेरिका कह रहा है। जी हाँ, देखिए इसको इस तरह से समझना पड़ेगा कि जो चाइना का एक एम्बिशन है कि 1000 न्यूक्लियर बम को बनाए। आज के दिन में उसके पास जो नोन है 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वो डिफरेंट रेंजेस के लिए हैं और जो एक शॉर्ट रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक हैं। तो ये जो उसने एक एम्बिशियस रखा है, उसके लिए उसने बहुत तैयारी है। क्या वो कर पाएगा? यस, क्यों नहीं। उसके पास न्यूक्लियर नो-हाउ है, उसके पास ऑलरेडी 300। और आइए अब आपको बताते हैं, चीन ने जो रॉकेट फोर्स तैयार की है, वो रॉकेट फोर्स आखिर क्या करने वाली है। दुनिया भर में अपनी विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम चीन अब अपनी मिसाइल निर्माण में और तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। अमेरिकी इंस्टीट्यूट का दावा यह है कि चीन लगातार अपने परमाणु और पारंपरिक मिसाइल की शक्ति को बढ़ा रहा है। अगर पिछले 4 दशक की बात करें तो चीन लगातार अपनी मिसाइल ब्रिगेड को मजबूत कर रहा है। साल 1980 से लेकर 2000 तक 2 दशकों में 20 साल में चीन ने 4 मिसाइल ब्रिगेड को जोड़ा, तो साल 2000 से लेकर 2010 तक मिसाइल ने 11 मिसाइल ब्रिगेड को जोड़ दिया है चीन ने। लेकिन पिछले दशक में चीन ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2010 से 2020 के बीच इन 10 सालों में चीन ने 13 नई ब्रिगेड मिसाइल शामिल की हैं, जिसमें पहली हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा चीन अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को और मॉडर्न करने में लगा हुआ है। करीब आपको बताऊं 1,20,000 जवान की क्षमता वाले चीन के रॉकेट फोर्स साल 1966 से ही दुश्मनों पर हमला कर रही है और ये मिसाइलों के जरिए अपने दुश्मनों पर हमला करती है। शुरुआत में इसका नाम था 2nd आर्टिलरी कोर, लेकिन अब इसका नाम है रॉकेट फोर्स। इस फोर्स में शुरुआती तौर पर जमीन से मार करने वाली मिसाइलों को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें खास तौर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जिसमें परमाणु और पारंपरिक हथियार को ले जाने की क्षमता है। यह है रॉकेट फोर्स। इसलिए चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। और कल आपको बताऊंगा मैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के इर्द गिर्द एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाऊंगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, केजरीवाल पर डबल अटैक। सुनकर दंग रह जाएंगे केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है सुकेश चंद्रशेखर, जैकलिन फर्नांडिस के बॉयफ्रेंड, फिलहाल जेल में है, महाठग है। इनके बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको पता है सुकेश क्या कह रहे हैं? सुकेश कह रहे हैं कि उन्होंने केजरीवाल को 50 करोड़ रुपए दिए। सुकेश कह रहे हैं केजरीवाल को 50 करोड़ कैश दिए। केजरीवाल पर इससे बड़ा आरोप आज तक नहीं लगा। वो केजरीवाल जो दुनिया पर, देश पर इल्जाम लगाते हैं नेताओं पर, उन पर इस बार यह इल्जाम लगा। बाकायदा तिहाड़ जेल से सुकेश ने चिट्ठी लिखी है, 3 पन्नों की चिट्ठी है। यह है वो चिट्ठी जो आप देख रहे हैं। लिखा हुआ है, देखिए,
लिखा है 50 करोड़ दिए हैं मैंने, और किस नेता को दिए ये भी आपको बताऊंगा। इसमें सवाल पूछे केजरीवाल से, तो सुकेश ने जो आरोप लगाए वो एक एक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। केजरीवाल पर इससे गंभीर आरोप आज तक किसी ने नहीं लगाए कि केजरीवाल को 50 करोड़ पहुंचाए उन्होंने उनके नेता के जरिए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं केजरीवाल बैठे और ये सुकेश बैठे हैं, जैकलिन फर्नांडिस के बॉयफ्रेंड। सुकेश ने आरोप लगाया है, सुकेश ने कहा है कि उन्होंने केजरीवाल को पैसे दिए। पहला आरोप क्या है देखिए, पहला आरोप है 2017 में केजरीवाल ने मुझे पर फोन पर बात की, यानी सुकेश ने केजरीवाल से फोन पर बात की 2017 में। दूसरा आरोप, और यह भी कहा कि केजरीवाल को जो फोन किया था, फोन सत्येंद्र जैन ने मिलाया था और उसमें नंबर सेव था AK2, यानी अरविंद केजरीवाल का दूसरा नंबर होगा। दूसरा आरोप यह है कि सत्येंद्र जैन ने आईफोन से फोन लगाया। तीसरा आरोप यह कि केजरीवाल से तब तक बात कराई जब मैं जेल में था, यानी केजरीवाल जेल से बात कर रहे थे, वो भी सुकेश से जो महाठग है, कई 100 करोड़ का ठग है। चौथा आरोप, जैन ने कहा AK2 यानी अरविंद केजरीवाल 2 के नाम से सेव किया है केजरीवाल का नंबर, जैन ने यह आरोप लगाया है सुकेश ने। पांचवा आरोप जो अरविंद केजरीवाल पर लगा है, 2016 में होटल हयात में पार्टी हुई और पार्टी में केजरीवाल भी आए थे। सुकेश की पार्टी थी क्या वो? डिनर पार्टी में मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल हुए होटल हयात में, महाठग की पार्टी में। डिनर पार्टी में मंत्री केजरीवाल के सत्येंद्र जैन भी शामिल थे, जो अभी जेल में है, सुकेश के पड़ोसी हैं, दोनों तिहाड़ में बंद हैं। सुकेश का सातवां आरोप, मैंने कैलाश गहलोत, केजरीवाल के एक और मंत्री रहे, कैलाश गहलोत के असोला फॉर्म पर 50 करोड़ रुपए दिए और केजरीवाल ने मुझे कारोबारियों से 500 करोड़ जुटाने को कहा था और अब मुझे तिहाड़ के पूर्व DG और प्रशासन धमकियां दे रहा है। तो केजरीवाल के नेता और मंत्री को आखिर 50 करोड़ क्यों दिए गए थे? मैं जैन के खिलाफ सारे सबूत दे सकता हूं, सुकेश ये कह रहा है। और सोचिए, सत्येंद्र जैन अभी भी मंत्री हैं और यही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि मंत्री पर आरोप भी लग जाए तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब तक इस्तीफा लिया नहीं। सुनिए जरा, सियासत जबरदस्त हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज और बीजेपी हमलावर है गौरव भाटिया को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताएं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर कौन है? सुकेश चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं और उनका सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ रही है। कट्टर बेईमान पापी आपके नेता महाठग अरविंद केजरीवाल को समझाने के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जो ठग सुकेश चंद्रशेखर का दूसरा लव लेटर अरविंद केजरीवाल की महाठगी, उगाही, जालसाजी और फर्जीवाड़े को उजागर करता है। इससे पहले सुकेश ने एक और लेटर लिखा था, जैकलिन के बॉयफ्रेंड ने जो जेल में। सुकेश ने लेटर में क्या कुछ लिखा है कि उनके मंत्री को, केजरीवाल के मंत्री को भी पैसा दिया है, वो भी मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये सुकेश नोटों का ढेर देख रहे हैं, ये ठगी का नोट है, लूट का नोट है, ये सब जमा किया था सुकेश ने और उसके बाद उनका कहना है ये नोट तो मैंने बांट दिए। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए, ये कहना है सुकेश का। प्रोटेक्शन मनी के तौर पर ये 10 करोड़ रुपए पहुंचाए थे और दिल्ली के LG को चिट्ठी लिखकर सुकेश ने शिकायत की है। सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूं, महाठग का कहना यह है, यानी केजरीवाल के मंत्री को। सत्येंद्र जैन को 2015, इसको मूव कीजिए प्लीज। केजरीवाल की पार्टी को 50 करोड़ देने का दावा किया उन्होंने, कहा है, और 50 करोड़ के बदले में अहम जिम्मेदारी मिलनी थी उन्हें। दक्षिण भारत में आप की बड़ी जिम्मेदारी देने वाली थी सुकेश को इन पैसों के बदले। अब पता चल रहा है जो केजरीवाल को पैसा देने की बात सुकेश कर रहा है, उनका कहना है उन्हें दक्षिण भारत में बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले थे केजरीवाल। राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट करने वाले थे सुकेश को और जेल में सुरक्षा पाने के लिए हर महीने 2 करोड़ और दे रहा था।
क्योंकि जेल की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के अधीन आती है। केजरीवाल और उनके यही मंत्री, क्योंकि यही जेल मंत्री इन्हीं के अधीन आती है। केजरीवाल के मंत्री ठग से कई बार जेल में जाकर भी मिले सत्येंद्र जैन, जब जेल में नहीं थे। अभी ये भी जेल में ही है। केजरीवाल सरकार में जेल मंत्री है सत्येंद्र जैन, और 2 से 3 महीने के अंदर दबाव डालकर 10 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। कोलकाता में जैन के करीबी चतुर्वेदी के जरिए यह वसूली की गई। जैन को 10 करोड़ के साथ डीजी जेल को पैसे दिए थे। डीजी जेल संदीप गोयल को 12.5 करोड़ रुपए दिए। ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट है। सुकेश का आरोप है केजरीवाल तक पैसे पहुंचाए, सत्येंद्र जैन को पैसे दिए, डीजी जेल को पैसे दिए, सबको पैसे दिए। ईडी को पैसों के लेन देन के बारे में बताने से मना किया था सुकेश को कि ईडी को मत बताइएगा सत्येंद्र जैन पर। सुकेश ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इतना ही नहीं, इसे मूव कीजिए प्लीज। और शिकायत वापस लेने के लिए डराने धमकाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ इसके अलावा जो आरोप, सत्येंद्र जैन अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद है और सुकेश का दावा है सीबीआई को इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा आतिशी क्या कह रही हैं और शहजाद क्या कह रहे हैं। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी से यही 2 सवाल हैं कि पहले आप हमें बता दीजिए कि आपके अनुसार क्या सुकेश चंद्रशेखर ठग है या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। दूसरा सवाल, क्या सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल से छुड़वाकर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी और नड्डा जी ज्वाइन कराने वाले? क्या 50 करोड़ रुपए राज्यसभा सीट की एवज में आम आदमी पार्टी ने, मतलब महाठगों की पार्टी ने, क्या सुकेश से लिए? हाँ या ना? क्या सुकेश की पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी गए थे? हाँ या ना? पार्टी के एक्सपेंशन के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए, साउथ में पार्टी का वर्चस्व स्थापित करने के लिए 500 करोड़ की भी डील की जा रही थी, उगाई की जा रही थी। क्या ये हकीकत है या ये नहीं है? हाँ या ना? और आइए अब आप सोचिए ये पैसा क्यों दिया जा रहा था। ये पैसा दिया जा रहा था जेल में ऐश करने के लिए। क्या केजरीवाल और उनके मंत्री सुकेश को जेल में ऐश करा रहे थे? और सुकेश को नहीं, केजरीवाल के मंत्री तो खुद ही जेल में ऐश कर रहे हैं। उन पर ईडी ने यह आरोप लगाए, किसी और ने नहीं। सीसीटीवी वीडियो है सत्येंद्र जैन के। तो पहले सुकेश की ऐश देख लीजिए। ठग सुकेश चंद्रशेखर की जेल में मौत चल रही है। सुकेश ने जेल में मोबाइल का भी इस्तेमाल किया है, और 1-2 नहीं, बैरक में 2-2 मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं सुकेश चंद्रशेखर। जेल में जैमर होता है, उसके बावजूद भी आलीशान जिंदगी चल रही है सुकेश की। जांच के बावजूद हर सुविधा का लाभ उठाया है उन्होंने। साथ ही साथ हर महीने 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत भी देता था ये सुकेश। आर्थिक अपराध शाखा ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। साथ ही साथ जेल के 82 अधिकारी कर्मचारियों पर यह एफआईआर की गई है। सवालों के पीछे से भी ठगी करना नहीं छोड़ा, सलाखों के पीछे से भी ठगी कर रहा था। और तिहाड़ जेल में कई एक्ट्रेस ने भी मुलाकात की थी सुकेश से। अब देखिए जरा, ये दोनों पड़ोसी है, केजरीवाल का मंत्री भी और ये महाठग भी, और दोनों जेल में ऐश कर रहे हैं। मंत्री जी ऐश भी करवा रहे हैं, और ताज्जुब ये कि ये अभी भी जेल मंत्री ही हैं। ट्रायल कोर्ट में ईडी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। यह खुलासा ईडी ने किया है कि केजरीवाल के मंत्री जेल में ऐश काट रहे हैं। ईडी ने जेल अधीक्षक पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जैन को जेल में हर सुविधा मिल रही है, उन्हें जेल में घर का खाना परोसा जा रहा है। सत्येंद्र जैन मंत्री से मिलने हर रोज उनकी पत्नी भी जेल में आ रही है। जेल में सत्येंद्र जैन मसाज भी कराते देखे गए हैं। साथ ही साथ हेड, फुट और बैक मसाज का सीसीटीवी वीडियो भी आ गया है। ये ऐश हो रही। जैन जेल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और जेल में मंत्री जैन गवाहों से बात करते भी देखे गए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अनंत मलिक और तरुण चुग।
करंट लेटर में बहुत सारी डिटेल्स हैं, 7-8 पॉइंट हैं। इनफैक्ट बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, जैसे कि कौन सी जगह पे मुलाकात हुई थी, हयात होटल में पार्टी रखी गई थी, डिनर पार्टी रखी गई थी, वहाँ पर आम आदमी की सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, सुकेश चंद्रशेखर भी मौजूद थे। उसके अलावा एक फार्म हाउस का जिक्र होता है जहाँ पर कुछ अमाउंट डिलीवर किया गया है। तो ये सारी बातें चिट्ठी में आई हैं। जांच की मांग हमने लेटर में भी करी है। उसके अलावा एक सीबीआई इंक्वायरी की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में भी हमने दायर करी है। ऐसा है कि अब इस सतेंद्र जैन ने डॉन बनकर दिल्ली में सामने आए हैं। ये आम आदमी पार्टी का जो पहला गनोना चेहरा था उससे भी भयानक चेहरा सामने दिख रहा। दुखद है, इसकी जांच होनी चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर है कौन, बहुत संक्षेप में, और सुकेश का तारुफ क्या है। कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है, कुख्यात ठग है। सुकेश चंद्रशेखर ठगी के मामले में जेल में बंद है अभी फिलहाल। उसने कई बड़ी हस्तियों से ठगी की है और उसके खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सुकेश ने जेल के अंदर से ही भी ठगी की है। 2017 में सुकेश को गिरफ्तार किया गया था, तब से तिहाड़ जेल में बंद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, उससे पहले केजरीवाल को अब इन संगीन आरोपों का जवाब देना होगा। आज की बड़ी खबर है, हिंदू वर्सेस सिख की साजिश हो रही है। हिंदुओं को और सिखों को लड़ाने की साजिश हो रही है और यह बहुत गंभीर साजिश है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये देख रहे हैं, इनका नाम है सुधीर सूरी। सुधीर सूरी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हिंदू नेता है, पंजाब में हत्या कर दी गई सुधीर सूरी की। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, सुधीर सूरी के पास बाकायदा सिक्योरिटी थी। देख रहे हैं पुलिस वाले खड़े, सारे पुलिस वालों को आप देख रहे हैं। उसके बावजूद सुधीर सूरी को गोली मार दी गई, 4 गोलियां एक के बाद एक। इतनी सिक्योरिटी के बाद ये देखिए गोली मार दी गई। वो मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। लेकिन आप सोचकर और जानकर ताज्जुब करेंगे कि सुधीर सूरी को वाई कैटेगरी सुरक्षा मिली। ये देखिए 1 2 3 4, ये देख रहे हैं, ये पुलिस वाले, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है सुधीर सूरी को। और सोचिए एक शख्स को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हो, आकर कोई गोली मारकर चला जाए और कोई कुछ नहीं कर सकता। सिक्योरिटी वालों ने पलटकर एक गोली तक नहीं चलाई। और अब अगली तस्वीर जो दिखाने जा रहा हूं वो देखकर आप ताज्जुब करेंगे कि हत्या के बाद, हिंदू नेता की हत्या के बाद एक वीडियो वायरल है कि जालंधर में लड्डू बांटे गए। ये देख रहे हैं आप, जालंधर में लड्डू बांटे गए, ये वीडियो वायरल है। हिंदू नेता की जब दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, ये आखिर जश्न कौन मना रहा है, क्यों मना रहा है? कौन है जो चाहता है पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच बड़ी लड़ाई, दंगा भड़के? ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार से सबका विश्वास उठ गया है और अभी केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि तत्काल इस नपुंसक सरकार को बर्खास्त करके और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए। क्यों शहीद हुए, धर्म की खातिर लड़ रहे थे, बुजुर्गों की तरह नहीं मरे, इसलिए शहीद का दर्जा दे। ये सब कुछ ना खालिस्तान वाले ही कर रहे हैं। पंजाब उबल रहा है, गुस्से की आग में अमृतसर जल रहा है। पंजाब को सुलगाने की कोशिश हो रही है। पंजाब में सिखों और हिंदुओं को लड़ाने की साजिश हो रही है। जितने सिख लीडर हैं उनको सुरक्षा दी जा रही है, जितने हिंदू लीडर हैं उनको किसी को सुरक्षा उपलब्ध नहीं की जा रही है। ये भेदभाव करके सिखों और हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं। सिख हिंदू लड़ने वाला नहीं है, लेकिन हिंदू और खालिस्तानी सड़कों पे लड़ेंगे अब यहाँ। शुक्रवार को अमृतसर में बीच चौराहे पर हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या कर दी गई, और वो भी तब जब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। पंजाब जो सरकार है उसने हिंदुओं की हत्या की सुपारी ली है। 85 गनर और डीएसपी और एसएचओ की उपस्थिति में जिस प्रकार से सुपारी लेकर के हत्या की गई सुधीर सूरी की, वह राज्य सरकार से सबका विश्वास उठ गया है। सुधीर सूरी की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी बस तमाशा देखते रह गए। उनके बचाव में किसी पुलिसकर्मी ने गोली तक नहीं चलाई, और जो उनके साथ थे उन्होंने फायरिंग कर माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश की। और इसलिए पंजाब की भगवंत मान सरकार भी कटघरे में है और केजरीवाल की सियासत पर भी सवाल उठने लगे।
और सूरी की मौत के बाद हंगामा हो गया है। आपको दिखाने जा रहे हैं अमृतसर में किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। एम्बियंस दीजिए, ये आप देख रहे हैं सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़ा उबाल है, बहुत गुस्सा है लोगों में। आखिर इसके पीछे एक इंटरनेशनल कनेक्शन, भारत को सुलगाने की, हिंदुओं और सिखों को लड़ाने की एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है। उस साजिश को मैं बेनकाब करने जा रहा हूं, मैप दिखाने जा रहा हूं। देखिए इस साजिश को कैसे रचा गया, वाया पाकिस्तान कनाडा तक ये साजिश रची गई। देखिए भारत में पंजाब में हत्या हुई, पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक इसका कनेक्शन सामने आया है। पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो देखिए। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई, संदीप सैंडी। ये वो शख्स है जिसने गोली चलाई, जिसने हत्या की संदीप सूरी की। ये है संदीप सैंडी और सैंडी की गिरफ्तारी हो गई है, पंजाब से 7 दिन की रिमांड पर है। आइए अब आपको दिखाता हूं कि कैसे कनाडा में बैठा शख्स ये कह रहा है कि उसने मरवाया है। जो शख्स है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है लखबीर। लखबीर ने कनाडा से ट्वीट किया है और यह कह रहा है हिंदू नेता को मैंने मरवाया है। इसने क्या ट्वीट किया, पिलर ग्राफिक्स से वो दिखाता हूं आपको कि देखिए कि कैसे भारत को सुलगाने के लिए पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक यह षड्यंत्र रचा गया है। आज जो अमृतसर में सुधीर सूरी का कत्ल हुआ है वो मैंने ही करवाया है, लखबीर लंडा ये कह रहा है। जो कोई भी हमारे बारे में गलत बोलेगा उसकी तैयारी यहां से हो जाएगी। सूरी तो सिक्योरिटी में था फिर भी मार दिया, ये तो बस शुरुआत है। ये इसने ट्वीट किया है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसी लखबीर ने कुछ वक्त पहले, आपको याद होगा कि पुलिस हेडक्वार्टर पर आरपीजी से, रॉकेट से हमला हुआ था। ये आरपीजी भी इसी ने हमला करवाया था लखबीर ने। और उसके बाद देखिए कैसे पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिव हो गई थी। लेकिन अब हिंदू नेता की हत्या के बाद हिंदुओं में गुस्सा है, लाजमी है। जरा सुनिए। वह राज्य सरकार से सबका विश्वास उठ गया है और अभी केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि तत्काल इस नपुंसक सरकार को बर्खास्त करके और यहां राष्ट्रपति शासन लगाइए। और सुधीर सूरी के परिवार को खतरा है पुलिस से, हो सकता है पुलिस उनको मार दे, इसलिए जितनी केंद्रीय सुरक्षा है उसको तत्काल उनको लगाया जाए। वो शहीद हुए, धर्म की खातिर लड़ रहे थे, बुजुर्गों की तरह नहीं मरे, ठीक है जी। इसलिए शहीद का दर्जा दे, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो और जो डीएसपी है उसके तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये सब कुछ ना खालिस्तान वाले ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इतने गार्ड्स होते हुए सब कुछ कि आसपास सभी सुरक्षा पड़ी है, तो यही ऐसे क्या हो सकता है, किसी को भी धमकाया नहीं जा रहा है, किसी को कुछ भी नहीं किया जाता, सीधी गोली अटैक हो जाता है। हिंदू समाज का ध्यान रखना, ये अभी ऐसा चलता रहेगा, कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक शख्स ने कहा कि इसका खालिस्तान से कनेक्शन है, तो सही कहा। इधर हत्या की गई सूरी की और इधर देखिए ये चावला है, पाकिस्तान में बैठा हुआ चावला जिसे आप देख रहे हैं। और ये खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है, खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी आतंकी जो जश्न मना रहा है। और उसके बाद इस खुशी का इजहार कर रहा है कि सूरी की कैसे हत्या करवा दी गई। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हिंदुओं और सिखों को लड़ाने की साजिश हो रही है पंजाब के अंदर। देखिए तैयारी यह है कि पंजाब में यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसे पाकिस्तान की आईएसआई ने प्लान किया है, जिसमें हिंदुओं को टारगेट पर रखा गया है ताकि हिंदुओं और सिखों में तनाव पैदा हो, वो एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और जिससे पंजाब का माहौल और तनावपूर्ण हो जाए। इसलिए पिछले दिनों हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। सुधीर सूरी से पहले कई हिंदुओं पर हमले हो चुके हैं। गुरुवार को एक और हिंदू नेता पर हमला हुआ था और हिंदू नेता अश्विनी चोपड़ा के घर पर फायरिंग की गई थी। बाकायदा बाइक पर सवार 2 लोगों ने यह फायरिंग की थी। हरियाणा पुलिस ने भी 4 आतंकियों को पकड़ा उसके बाद, जो मोहाली में एक हिंदू नेता की हत्या करने वाले थे, जिसके बाद पंजाब सरकार को आगाह किया गया था। बाकायदा खुफिया एजेंसियों ने भी पंजाब सरकार को सतर्क किया था, कहा है कि आतंकी हिंदू नेताओं को टारगेट कर सकते हैं। इससे पहले पटियाला में एक मंदिर में आपको याद होगा हमला हुआ था, जिसमें खालिस्तान समर्थक आतंकियों के नाम सामने आए थे उस वक्त। तो बहुत बड़ी साजिश है। केजरीवाल सरकार इस वक्त टारगेट पर है क्योंकि वहां पंजाब में भगवंत मान सीएम है। सुनिए जरा। पंजाब सरकार दा पूरी तरह नाल फेलियर है। पंजाब च कानून दा नहीं, जंगल दा राज इस वेले चल रहा है। जद भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी की फैन बन गई है दुनिया। प्रधानमंत्री मोदी की चारों तरफ तारीफें हो रही हैं और बेवजह नहीं है। मोदी के तो फैन हैं हिंदुस्तान के लोगों के, 130 करोड़ भारतीयों के भी फैन हो गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं और भारत के लोगों की भी तारीफ कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा, पुतिन को सुनिए। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। मोदी दुनिया के इकलौते नेता हैं जो पुतिन को जंग पर नसीहत देकर आते हैं। पुतिन के मुंह पर बोलकर आए थे यह युद्ध का वक्त नहीं है, और इतना सुनने के बाद भी पुतिन मोदी के जबरा फैन बन गए। सिर्फ मोदी ही नहीं, पुतिन अब भारत के 130 करोड़ लोगों के भी मुरीद हो गए हैं। मोदी के साथ हर हिंदुस्तानी की तारीफ कर रहे हैं। मोदी के हिंदुस्तान को पुतिन बेहतर भविष्य वाला देश बता रहे हैं। रूस के यूनिटी डे पर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीयों की जमकर तारीफ में कसीदे पढ़े। इस बार पुतिन ने साफ कह दिया है कि भारत के भविष्य को लेकर कोई संदेह नहीं है। मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास बेहतर ही होगा। पुतिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। वो कह चुके हैं मोदी देशभक्त हैं सच्चे, और मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं। और इस बार उन्होंने 130 करोड़ देशवासियों की तारीफ की। देखिए जरा, सिर्फ पुतिन ही नहीं, दुनिया के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी के पक्के मुरीद हैं। और लिस्ट में हमारे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का नाम भी है, जिसके पूर्व प्रधानमंत्री आए दिन मोदी के नाम पर कसीदे पढ़ते रहते हैं। कभी इमरान मोदी की विदेश नीति का गुणगान करते हैं तो कभी प्रधानमंत्री मोदी को कट्टर ईमानदार बताते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान आए दिन मंच पर मोदी मोदी का रट लगाते हैं। और इस तरह के कई नेता, आइए मैं आपको बताता हूं और सुनवाता हूं कि सुनिए जरा इमरान खान कैसे प्रधानमंत्री मोदी की कई बार तारीफ कर चुके हैं। सुनिए, बाइट सुनाइए, इमरान खान ने कैसे तारीफ की है, सुनिए। अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूं, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। मैं एक आजाद मुल्क देखना चाहता हूं। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. And hello to India. This is such a great honor. Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. भाई, अब आपको बताने जा रहा हूं मोदी राज में कितना बदला है इंडिया, कितना बदला है देश, क्या क्या हुआ, आखिर क्यों दुनिया मोदी की मुरीद हो रही। देखिए, वजह है मोदी प्रधानमंत्री बने तब जीडीपी 112 लाख करोड़ की थी, आज जीडीपी 232 लाख करोड़ से ज्यादा की। दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था बन गया है हिंदुस्तान, और 2025 तक 5 ट्रिलियन जीडीपी का टारगेट है। मोदी सरकार में आम आदमी की कमाई और बढ़ गई है, और मोदी सरकार से पहले आय 80,000 साल हुआ करती थी, अब सालाना आय 1,50,000 है। विदेशी मुद्रा का भंडार 2.5 गुना बढ़ गया है, और रुपए को मजबूत करने में विदेशी मुद्रा भंडार बहुत जरूरी है। देश 45 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, और प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया मुहिम चला रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया में हाथों हाथ लिया जा रहा है।
2014 में 19 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, 2014 से 19 के बीच, और 21 से 22 में 28 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। आई तो आखिर क्या वजह है जो प्रधानमंत्री मोदी और भारत की अहमियत दुनिया में बढ़ रही है? लोग क्या कहते हैं वो सुनिए जरा। दुनिया भर के लोग आज भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारतवासियों की तारीफ कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय हम लोग के परम आदरणीय यशस्वी विकास पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी मेहनत से, जिनके कठिन परिश्रम से, जिन्होंने देश दुनिया में भारत को एक नया आयाम स्थापित किया है। इसका पूरा श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है। मोदी जी और उनकी कुशल ये कूटनीति है जिसके कारण आज भारत जो है एक विश्व महाशक्ति के रूप में उभर के आया है। इसमें और मैं किसी का श्रेय नहीं कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और उनका कूटनीति है। इसके वजह से आज पूरे भारत में अपना डंका बजा। एक दोस्त की तरह हर समस्या का निदान करने के लिए खड़े रहते हैं। उनके हाथ में हाथ बटाने का काम मोदी जी ने किया है, इसलिए वो तारीफ काबिल है और उनका तारीफ होनी चाहिए, बल्कि पुतिन नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि आने वाले समय में अन्य देश भी उनकी तारीफ करेंगे। और भारत की जो नीति है मोदी जी की, गुटनिरपेक्ष, हम किसी के साथ नहीं है, सबके साथ है। और उनका ये व्यक्तित्व जो मतलब पूरे विश्व के बारे में सोचना, इसलिए मतलब मूल रूप में ही मोदी जी को जाता है। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया में कैसे भारत का डंका बज रहा है। भारत में जिनकी जड़ें हैं, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से, वो आज कहां कहां है देखिए जरा। सबसे पहले कमला हैरिस, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और हैरिस की जड़ें भारत के तमिलनाडु से जुड़ी हुई हैं। हैरिस की जड़ें भारत के तमिलनाडु से जुड़ी हैं। साथ ही साथ हलीमा याकूब सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं और पिता भारतीय हैं, मां उनकी मलेशियन है। हलीमा 8 साल की थी तब उनके पिता की मौत हो गई थी। मां के साथ हलीमा स्ट्रीट फूड बेचती थी। इसके अलावा एंटोनियो कास्टा, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कास्टा 2015 में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने थे, और एंटोनियो कास्टा भारतीय मूल के ही हैं। एंटोनियो के पिता का जन्म गोवा में हुआ था। अगला नाम है प्रविंद जुगन्नाथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगन्नाथ। 2017 में मॉरिशस के पीएम बने थे, और प्रविंद जुगन्नाथ के जो पिता हैं वो भारतीय हुआ करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी आए प्रविंद, और पृथ्वीराजन रूपन अगला नाम है, मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। रूपन 2019 से मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे हैं। 24 मई 1959 को मॉरिशस में उनका जन्म हुआ था। रूपन के पिता भारतीय आर्य समाजी हिंदू थे। अगला नाम है चंद्रिका प्रसाद उर्फ चांद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद उर्फ चांद। चंद्रिका पुलिस अधिकारी से एक राजनेता बने हैं, और भारतीय सुनी नामीज हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था। दादा को बिहार से अंग्रेज मजदूर बनाकर ले गए थे। और अगला नाम है इरफान अली, गुयाना के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हैं, और भारतीय गायनीज मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। गुयाना की आबादी के आधे लोग भारतीय मूल के हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो ये भारत को गर्व करने की बात है, और यही वजह है कि मोदी के साथ हिंदुस्तानी भी दुनिया में हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर है, नहीं रहा लोकतंत्र का पहला सिपाही, पहला वोटर। भारत जब आजाद हुआ, उस आजादी के बाद पहले वोटर हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। आप भी वोट देते होंगे, और पहले वोटर को देख लीजिए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद पहला वोट इन्होंने दिया था। इनका नाम श्याम सरन नेगी है, लेकिन श्याम सरन नेगी जी की आज मौत हो गई। पहला वोटर जो था हिंदुस्तान का, उनकी मौत हो गई। एम्बियंस दीजिए, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, बाकायदा सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्याम सरन जी के पार्थिव शरीर को का अंतिम संस्कार किया गया। तो आखिर कैसे श्याम सरन जी पहले वोटर बने देश के? आजादी के बाद पहला वोट कैसे दिया, कैसे पहले वोटर बने, ये आपको बताता हूं। दरअसल भारत के पहले वोटर, पहला मतदान श्याम सरन जी ने किया था। शुक्रवार देर रात 2 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 106 साल के थे श्याम सरन नेगी,
और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निवासी थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। साथ ही साथ मूव कीजिए से हिमाचल पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया श्याम सरन को। हजारों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी है। सतलुज नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। पिलर ग्राफिक्स है, प्रधानमंत्री का ट्वीट मैं दिखाने जा रहा हूं। क्या लिखा प्रधानमंत्री ने? युवा मतदाताओं के लिए यह प्रशंसनीय है। चुनाव में भाग लेने और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में यह काम करेगा। श्याम सरन जी के लिए प्रधानमंत्री ने लिखा। और प्रधानमंत्री को सुनिए जरा क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। आज उनका जिक्र भी किया। मैं आज सुबह जब दिल्ली से निकला, आप लोगों के पास आ रहा था, तभी मुझे स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता और कल्पा किन्नौर के रहने वाले श्याम सरन नेगी जी के दुखद निधन की भी खबर मिली। 106 वर्षीय नेगी जी ने अपने जीवन में 30 से ज्यादा बार मतदान किया था। इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले 2 नवंबर को ही ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दिया था। जाने से पहले भी उन्होंने मतदान करके अपना कर्तव्य निभाया। ये बात हर देशवासी को, खास करके मेरे युवा मतदाताओं को, हर नागरिक को सदा सर्वदा प्रेरित करती रहेगी। मैं बहुत ही भावुक मन से परम आदरणीय श्याम सरन नेगी जी को सर झुका करके श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राइट, अब आपको दिखाते हैं श्याम सरन नेगी जी ने निधन होने से पहले ही वोट किया था। ये आप देख रहे हैं, ये निधन होने से पहले, यानी पहले वोटर भी यही थे। 106 साल की उम्र में मौत हुई और आखिरी वोट 2 नवंबर को इसी साल 3 दिन पहले ही ये वोट किया है। ये देख रहे हैं आप, अपनी फिंगर दिखा रहे हैं। ये बताता है लोकतंत्र में कितना भरोसा, कितना यकीन है। ये बताता है एक वोट की ताकत कितनी। देखिए जरा कि आखिर कैसे मतदान किया और कैसे इनके साथ ये जुड़ा है कि पहले वोटर थे। ये हुआ क्या, ये आपको बताता हूं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए श्याम सरन जी ने वोट किया और श्याम सरन नेगी मतदान केंद्र में वोट डालने नहीं जा पाए। तबीयत खराब थी, इसलिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई और उनके घर तक श्याम सरन नेगी ने 2 नवंबर को ही वोट दिया था। हिमाचल में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दुनिया से जाने से पहले लोकतंत्र का फर्ज अदा किया उन्होंने। 4 नवंबर की देर रात को उनका निधन हो गया। 1951 से अब तक हर चुनाव में उन्होंने मतदान किया है। आंकड़ों की माने तो उन्होंने करीब 30 बार वोटिंग की है। आजादी के बाद 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। भारी हिमपात यानी बर्फबारी हो रही थी, इसके चलते किन्नौर में पहले वोटिंग की गई और अक्टूबर 1951 में किन्नौर में मतदान हो गया। इतनी बर्फबारी हो रही थी कि पहले ही वोटिंग करवा ली गई। चुनाव के समय श्याम सरन शिक्षक थे, पढ़ाते थे। चुनाव कराने में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उन्होंने ड्यूटी से पहले वोट करने की इजाजत मांगी कि मुझे पहले ही वोट करने दे दीजिए। उन्हें वोट डालने की अनुमति मिल गई और श्याम सरन सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंच गए। मतदान पार्टी से जल्द मतदान का निवेदन किया। मतदान करते ही नया इतिहास बन गया। श्याम सरन आजाद भारत के पहले मतदाता बन गए। तो यह बताता है कि सभी वोटर्स में इस तरह का यकीन और इस तरह का विश्वास होगा तो लोकतंत्र के पर्व में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की
अगली बड़ी खबर है देश की संसद रिपब्लिक भारत पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नई संसद बन रही है और नई संसद, तस्वीर दिखाइए प्लीज। ये पुरानी संसद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पुरानी संसद नई संसद का बड़ा हिस्सा बनकर तैयार हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए सर। ये है नई संसद, इस तरह से दिखेगी। लेकिन आज मैं आपको टीवी पर पहली बार इसके अंदर की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि अंदर से कैसे दिखती है नई संसद। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं अंदर की तस्वीर सामने आई है, भव्य तस्वीर। अंदर से संसद ऐसी दिखेगी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। अंदर से जो जैसा दिखेगी संसद, ये वो आप देख रहे हैं। नई संसद का बड़ा हिस्सा बन गया है, बड़ा हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। तो कैसे होगी ये नई संसद, आइए मैं आपको बताता हूं। तो रिपब्लिक भारत पर यह तस्वीर मैं आपको संसद की दिखाई है और मूव कीजिए इसे प्लीज। नई संसद की पहली तस्वीर आपने देखी है। नई संसद के अंदर की तस्वीर सामने आई है। नई संसद में सांस्कृतिक विरासत की झलक देखी गई है। आधुनिकता और परंपरा का खास ख्याल रखा गया है। संसद की दीवारों पर शानदार नक्काशी की गई है। संसद का कलर आर्किटेक्चर पुरानी संसद जैसा है। संसद की बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में फैली है, जो कि पुरानी संसद से आकार में 3 गुना ज्यादा है। और नई संसद का आकार जो है वो त्रिकोणीय आकार का है। आगे बढ़ते हैं और लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की जगह है। अगला जो चंक है वो मैं उस तरफ बढ़ रहा हूं। अंग्रेजों से ऋषि सुनक का बदला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगला बड़ा चंक जो है कि आखिर कैसे अंग्रेजों से ऋषि सुनक बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक दौर था जब अंग्रेज भारत में आए तो किस तरह से भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आई। अगली तस्वीर दिखाई। ऋषि सुनक अब पहुंच गए हैं ब्रिटेन में, उस घर में जहां ब्रिटेन के पीएम रहते हैं। अगली तस्वीर दिखाई। एक भारतीय है, लेकिन ये आप देख रहे हैं शिमला में। जब अंग्रेज भारत में थे तो शिमला में एक कैफे में बाकायदा लिखा गया था कि डॉग्स और इंडियंस अलाउड नहीं है, यानी कुत्ते और भारतीयों को आने की इजाजत नहीं है। जब वो यहां हुआ करते थे। आज ऋषि सुनक देखिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुए, खुद भी पत्नी भी थी और उनके हाथ में कुत्ता भी था, और अंदर दाखिल हुए। अब इस पे बाकायदा सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं कि देखिए वक्त कितनी तेजी से बदलता है। कभी अंग्रेज भारतीयों की तुलना कुत्तों से करते थे, पिलर ग्राफिक्स है, और आज किस तरह से एक ऋषि सुनक, एक भारतीय, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंच गया। ग्रिड हटाइए। यह अंग्रेजों के कर्मों का फल है, अमित लिख रहे हैं। मयूर ने लिखा है अंग्रेजों ने लिखा था कुत्तों और भारतीयों को अनुमति नहीं है। कले तस्मे नमा, वक्त सबका आता है। इसी तरह एक और वक्त आ गया। अंग्रेजों से एक भारतीय का बदला, अनुपम गुप्ता लिख रहे हैं। राहुल राज ने लिखा अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। अक्षय कुमार सिंह ने लिखा है भारतीयों से नफरत थी, भारतवंशी पीएम बना है। राम कुमार लिख रहे हैं प्रधानमंत्री पीएम हाउस में ऋषि सुनक पहुंचे हैं, और ऋषि सुनक का पहुंचना पालतू कुत्ते के साथ समय ऐसे ही बदलता है। राम कुमार लिख रहे हैं जिन्हें अश्वेतों से नफरत थी उन पर राज भारतीय कर रहा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं सुनक कैसे बदला लेंगे। ये सभी को देखने और समझने की जरूरत है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता और पालतू डॉग नोवा के साथ प्रधानमंत्री हाउस यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए हैं। और ऋषि ने 1 नवंबर को इसकी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जो सोशल मीडिया पर इंडियंस के बीच पॉपुलर हो गई। फोटो में ऋषि, उनकी पत्नी अक्षता और डॉग नोवा प्रधानमंत्री आवास में आते हुए दिख रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है और हेड ऑफिस भी है। ये लंदन के सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में बनी एक बिल्डिंग है जो डाउनिंग स्ट्रीट पर स्थित है, और इस बिल्डिंग को सबसे पहले 1684 में बनाया गया था। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 100 से अधिक कमरे हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतवंशी और गैर श्वेत प्रधानमंत्री हैं। सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सोशल मीडिया पर बॉलीवुड मूवीज अमर अकबर एंथनी का हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा था। दरअसल सुनक हिंदू हैं, ब्रिटेन के मेयर सादिक खान मुस्लिम हैं और देश के राजा चार्ल्स तृतीय क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। तो ऋषि सुनक
ब्रिटेन के पीएम है, ये सबके लिए गर्व की बात है। और वो सारी बातें याद आ रही हैं जब अंग्रेज भारत में हुकूमत किया करते थे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।